नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल अपने यूट्यूब चैनल विजय पाल सर कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 141 से शुरू करेंगे। आज हम नवीन अंकगणित RS अग्रवाल की बुक है ये। इसका सॉल्यूशन चल रहा है परसेंटेज का अपना। सॉल्यूशन में पहला ही चैप्टर है अपना बुक में। ये 10वां टॉपिक है, 10वां चैप्टर है परसेंटेज, प्रतिशतता का। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, जितने मैं क्वेश्चन वीडियो में करवाता हूँ तो आप सभी क्वेश्चन खुद से जरूर करके देखिए। जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक मैथ नहीं आएगा। खुद से क्वेश्चन सोल्व करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे। जैसे आपने कंप्लीट वीडियो देख ली, उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन करके देखिए। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहती है तो दोबारा से आपके पास सॉल्यूशन है वीडियो के रूप में, देख सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, और या तो प्रॉब्लम रहती है या फिर आपके पास ये बुक नहीं है, तो इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल है अपना LB मैथ्स नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर ये PDF मैंने अपलोड की हुई है, वहाँ से डाउनलोड करके आप क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, बड़ी डिमांडिंग है। ठीक है, बहुत ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं। और मैथ का रूल है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, ये हर सब्जेक्ट का होता है वैसे, लेकिन मैथ का तो पर्टिकुलर ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही आपको मैथ में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और एग्जाम में आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो आज शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 141। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? भाई, अवमूल्यन का मतलब वो, ठीक है, ह्रास हो रहा है, कम हो रहा है मूल्य 10% वार्षिक दर से। 3 वर्ष में कितना कम हो जाएगा? सीधा है भाई, 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख रुपए है। 10% कम होता जा रहा है, मतलब 90/100, 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10। इसको सोल्व करना है, ठीक है, 9/10 से सोल्व। तो 1 2 3, 1 2 3, 3 0 होगी। 200 गुणा 9 का स्क्वायर होता है 729, 9 का क्यूब होता है 729। तो इसको सोल्व कर लोगे, 200, 2 0 आ गई सीधी, 9, ठीक है, 2 9 18, 1 2 2 4 5 और 7 2 14, ठीक है, 7 2 14 आ जाएगा। तो 1,45,800 रुपये इसका मिलने रह जाएगा 3 साल के बाद। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीदा, उस पर 1,33,100 की लागत से मकान बनाया। 72,900 में भूखंड खरीदा है और 1,33,100 रुपए में की लागत से मकान बना दिया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, ये जो वार्षिक दर से 10% वृद्धि हो रही है, मतलब हर साल 11/10 हो जाता है, तो बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी होती है। इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो जाती है, ये 9/10 हो जाता है हर साल। तो कितना समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखो दोस्तों, कैसे करने होते हैं आपने। ये इक्वल बनाने हैं कि इक्वल कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर है ना, आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ये 729 के आगे 2 0 है और 1331 के आगे 2 0 है। इसको इक्वल बनाना, तो इक्वल बनाने के लिए सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखो 11 का क्यूब है, इधर 11 नहीं है, तो 11 का क्यूब इधर लिख लें हम बाई चांस, ठीक है, 3 साल, और 3 साल का इधर लिख लें कि 9/10 गुणा 9/10। अब ध्यान से देखने से पता चलता है कि बटे में तो 3 10 है, वो तो 3 10 है, 3 10 कट रहे हैं। इक्वल हो गए क्या? हाँ, इक्वल हो गए हैं ये। क्यों? देखो 729, इधर 9 का क्यूब 729, इधर 1331 है, 11 गुणा, और इधर 1331 और 2 0 ये है, 2 0 ये है, तो इक्वल हो गया ये। कितने सालों में जाके इक्वल हो गया है? 3 सालों में। कैसे पता चलेगा? इस प्रकार के क्वेश्चन है ना। इसी प्रकार से अगर 2 सालों में होता तो यहाँ 81 होता, इधर 81 बना लेते, इधर ये 121 होता, फिर इधर भी 121 बन जाता, क्योंकि 3 साल में ये तो 3 साल बढ़ेगा, ये 3 साल कम होगा, ठीक है, 10% की दर से। तो इधर दोनों साइड की वैल्यू इक्वल होगी। और इक्वल क्या होगी? मान लो ये क्या दिया होता, 20% ह्रास हो रहा है, तो ये 72,900 है मान लो, ठीक है, 20% मतलब बढ़ रहा है 20%, तो ये 20% बढ़ने का मतलब 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5 ऐसे होता। तो इधर भी क्वेश्चन कुछ ऐसी वैल्यू होती, ये 6 का क्यूब होता, पहले से दिया होता 216, ऐसे 2,16,000 कुछ ऐसे करके दे रखा होता, और इधर फिर ये 729, भाई 10% कम हो रहा होता, 9/10 गुणा 9/10। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। कितने वर्षों में जाके इक्वल हो रहे हैं? 3 वर्षों में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 3 वर्ष। नहीं तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आप है ना
जैसे ये हो गया, इक्वल बनाना है एक हिसाब से। इक्वल बनाने के लिए तो ये देख लो कि इधर कितना है 72,900, ठीक है, और इधर कितना 1331, 2 जीरो। इक्वल बनाना है तो इधर देख लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ये किसका स्क्वायर क्यूब है 9 का, इधर किसका क्यूब है 11 का। तो इधर ये 11/10 हो रही है ना, तो कितने बार 11 चाहिए 3 बार 11 चाहिए। इधर ये 9 कितने बार चाहिए 3 बार चाहिए, क्योंकि 9 का क्यूब है, तो 3 बार से यहाँ से भी ऐसे भी आ जाएगा। क्लियर है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करते रहो क्वेश्चन। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को इक्वल प्रूव करने के लिए बस यही एक सबसे बेस्ट मेथड है कि आप इनको यहाँ से देख लो कि किसका क्यूब है, ठीक है ना, और यहाँ से सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या 10% वृद्धि होती है, ठीक है, एक वर्ष में 10% वृद्धि हो जाती है मेंढकों की संख्या में। तो मेंढकों की संख्या में 10% वृद्धि होने का मतलब 100 है तो 110 हो जाते हैं। वर्ष आरंभ मतलब 2004 के आरंभ में, 2004 के शुरुआत में 2,14,000 मेंढक है, 2,14,000 मेंढक थे। वर्ष 2004 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या क्या होगी भाई, 2004 की शुरुआत में, यानी 2004 के अंत तक 1 साल होगी, 2005 से 5 के अंत तक 2 साल होगी, 6 के शुरुआत से 6 के अंत तक 3 साल होगी। 3 वर्ष में हर वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि होती है 10%। तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 10/11 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 3 वर्ष वृद्धि हो रही है ना, तो 3 जीरो से सीधा काट लो आप लोग, ये 3 जीरो से काट लो, ठीक है। अब क्या करो, 11 की गुणा करोगे 214 से तो 4, 4 5 3 2 गुणा में एक बार 11 की गुणा कर ली, तीन बार गुणा करनी है, एक बार और गुणा कर लो, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 9 5 3 8 और 5 और 2, एक बार और गुणा कर लो 11 की, ठीक है। कितना हो जाएगा, कितने मेंढक हो जाएंगे भाई, 4 9 4 13 1 9 9 18 1 8 5 13 14 5 और 2 7 1 8, ठीक है। कितना हो जाएंगे 2,84,834, 2,84,834 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 2,84,834। नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने ऐसे ही करने होते हैं। तो 2,84,834 तो किसी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है कि 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में, एक कतार है भाई, ठीक है, कतार और स्तंभ, स्तंभ इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से, किससे, स्तंभ से, प्रतिशत में 12.5% अधिक है। तो कतार में 12.5% अधिक है, तो यही मान के चलेंगे, अब 100 ही मान के चलें। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी, कतार में कितनी है, टोटल बच्चे हैं 72, टोटल बच्चे कितने 72 है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लो, ये पॉइंट हटा लो, बट यहाँ भी 10 से गुणा कर लो दोनों को, ठीक है। 25 चौक 100, किस रेशियो में, रेशियो देख लो एक बार, 25 पंजे 125, ठीक है, 5 8 40 और 5 9 45, किस रेशियो में खड़े हैं। अगर एक कतार में 9 बच्चे हैं तो स्तंभ कितने हैं, स्तंभ में कितने होंगे 8, 8 स्तंभ में होंगे, ठीक है, 8 करके, तो ऐसे स्तंभ में, ठीक है 8 है, और रो कितनी है 9 है। तो एक रो में अगर स्तंभ में जितने बच्चे हैं उतनी रो हो जाएंगी, मतलब एक रो में 8 बच्चे हैं तो 9 रो हो जाएंगे, और एक रो में, एक कतार में कितने बच्चे खड़े हैं 9, तो 9 स्तंभ हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर टोटल बच्चे ज्ञात करेंगे, यूं 9 है यूं 8 है, तो 8 में 72 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। तो कतार में कितने हैं 9 है, और स्तंभ में कितने हैं 8 है। तो जो आपसे पूछा वो बता दो कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, कतार में 9 है, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपसे यहाँ से 72 की जगह मान लो ज़्यादा कम ज़्यादा दे रखे होते हैं, तो इस प्रकार से होता है कि जैसे 12.5%, ये अगर 18 हो रहे हैं, 9 दूनी 18, तो ये 16 हो जाते हैं, फिर इनकी गुणा, इतने बराबर बच्चे दिए होते हैं भाई, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन इसमें 72 ही दे रखा, तो 72 क्या हो रहा है कि एक कतार में हो जाए 9 और कितने स्तंभ में कितने हो जाए 8, तो 9 8 72 बच्चे हो जाएंगे टोटल, और 72 ही दिए हुए हैं, तो ये आपका 9 जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रो में जो है, कतार में जो है 9 बच्चे खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो भाई, ये तो सीधा सीधा सा है 21%। जैसे भाई देखो, एक वर्ग है, वर्ग है ना, वर्ग, बात क्षेत्रफल की आए, चाहे वो आयत का
क्षेत्रफल हो वर्ग का हो, चाहे सर्कल सर्कल का एरिया हो, वृत्त का एरिया हो, क्षेत्रफल हो त्रिभुज का हो, किसी का भी हो, क्षेत्रफल में है ना लंबाइयाँ जो जो होती है ना वो दो वर्गुणा में होती है। जैसे वर्ग का भी, अगर वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा है, तो क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है भाई, भुजा गुणा भुजा होता है। ठीक है, क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है क्षेत्रफल। अब भुजा गुणा भुजा क्षेत्रफल होता है, तो अगर मतलब क्षेत्रफल भुजा, एक भुजा बढ़ेगी वर्ग की 10% बढ़ेगी, ठीक है, तो भुजा गुणा भुजा है तो 10% यहाँ बढ़ गया, क्षेत्रफल 10% यहाँ। कोई संख्या लगातार दो बार 10% बढ़ती है तो वो 21% बढ़ेगी भाई। 10 + 10 अपने पास जो फॉर्मूला है हम कई बार यूज कर चुके हैं, तो यहाँ लिखने की आवश्यकता अपने को नहीं है, हम डायरेक्ट कर लेंगे। 20 + 1 कितना परसेंट बढ़ेगा, 21%। एरिया कितना बढ़ जाएगा, 21% बढ़ जाएगा। वो तो क्षेत्रफल के केस में जो है दो भुजाएं मल्टीप्लाई में होंगी, जैसे त्रिभुज में है तो आधार गुणा ऊंचाई हो जाती है, आयत में लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाती है। ठीक है, क्षेत्रफल जो वृत्त का होता है तो पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो जाता है, आर सेंटीमीटर में होगी, मतलब रेडियस भी तो एक लंबाई है ना, तो रेडियस गुणा रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल करेंगे तो मतलब सर्कल है उसकी रेडियस आर है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर गुणा आर दो बार, अगर रेडियस कह दिया कि 10% बढ़ रही है तो एरिया कितना बढ़ेगा, तो रेडियस 10% बढ़ रही है तो पाई आर गुणा आर है ना, आर गुणा आर, तो 10% दो बार 10% बढ़ गया ना एरिया। ठीक है, तो वो भी 21% आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो एरिया में होगा वो दो बार यूज होंगे, कम हो रही है तो दो बार कम हो रही है, ठीक है, बढ़ रही है तो दो बार बढ़ रही है। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 21% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि होगी, चौड़ाई में 10% कमी होगी, तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन दिया गया है। तो देखो, जो आयत की चौड़ाई और लंबाई है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, ये क्षेत्रफल होता है। आयत की लंबाई कितनी बढ़ा दी भाई, आयत की लंबाई बढ़ा दी हमने 10%, कितनी बढ़ा दी, कितनी कम कर दी, 10% कम कर दी। तो भाई इसका सीधा सा जवाब बनता है कि भाई लंबाई को एक मतलब कोई एक संख्या है लंबाई गुणा चौड़ाई, उसको एक बार 10% बढ़ा रहे हैं और एक 10% घटा रहे हैं, तो सीधा सा मतलब ये बनेगा। तो इसका अपने पास फॉर्मूला है कि भाई 10 - 10, जो घटा रहे हैं उसको माइनस में लिखते हैं, जो जोड़ रहे हैं उसको प्लस में लिखते हैं, और दोनों की गुणा, प्लस और माइनस की गुणा क्या होती है, माइनस होती है, 10 × 10/100। ठीक है, इस चैप्टर को पूरा देख लीजिए भाई, काफी सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। माइनस का एक आएगा, 100/100 माइनस का है, तो माइनस का एक मतलब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 1% कम हो जाएगा, 1% की कमी आएगी ये। ठीक है, 1% की कमी होगी क्षेत्रफल में। तो जैसे आप 100 मान के करोगे बार बार ऐसे, तो बहुत टाइम लग जाएगा कि भाई चौड़ाई भी मान लो एक आयत है 100 मान लो, इसकी भी 100 मान लो, क्षेत्रफल होगा 100 × 100, तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको हमने फिर 10% बढ़ाया तो 110 होगी, इसको 10% कम कर दिया तो वो 90 होगी। अब क्षेत्रफल आ गया भाई, कह दिया कि 110 × 90 तो 11,99, ठीक है, 9,900 आ गया। 100 × 100 करते तो 10,000 आता, भाई कितना कम हो गया, 100 कम हो गया, कितने के ऊपर, 10,000 के ऊपर, 10,000 का 100 कितना आएगा, 1% आएगा, तो भाई 1% कम हो गया। तो बेसिक से कर तो सकते हैं, लेकिन इसका कोई मेरे हिसाब से कोई बेनिफिट है नहीं, आप डायरेक्ट यूज करो आयत का क्षेत्रफल में। आयतन के केस में 3 बार हो जाएगा बस वो। ठीक है, आयतन होगा 3D में, जो इमेज होगी 3D में जितने भी डायग्राम होंगे, तो 3D में जितने भी होंगे उसका 3 बार घटेगा। तो अभी क्षेत्रफल की बात हो रही थी, तो 2 बार घटेगा या बढ़ेगा, या एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, तो हम इस फार्मूले से हम सोल्व कर सकते हैं, जैसे a + b ± a × d/100। और इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको सोल्व करना सिखा दिया है कि भाई जो संख्या कम हो रही है उसको आप माइनस में लिखोगे, और जो संख्या बढ़ रही है उसको प्लस में लिखोगे, और दोनों माइनस दोनों बार घट रही है मान लो कोई संख्या, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है। दोनों बढ़ रही है तो भी प्लस आ जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस की संख्या की गुणा प्लस होती है। एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ गुणा भी माइनस आएगी, उसी हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वर्ग की भुजा, प्रत्येक भुजा 30% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, भाई वही सेम है ना, अभी फॉर्मूला बताया है कि 30 + 30 दो बार बढ़ेगा ना, और 30 × 30/100 होगा, और 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जानेगा। ठीक है, 3 × 9, 30 और 30 60 प्लस के 9। ठीक है, कितने प्रतिशत एरिया बढ़ जाएगा भाई, 69% एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, 69%। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 69%, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये कह रहा है एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत
अधिक होगा, दिए गए। ठीक है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई जो है, मतलब लंबाई और चौड़ाई कहने का मतलब कि एक भुजा 30% बढ़ा दी, एक भुजा 40% बढ़ा दी, तो लंबाई और चौड़ाई बन गई वो। ठीक है, तो अब ये कह दिया कि अलग अलग बढ़ा दिया ना भुजा, तो कोई बात नहीं, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई ही होगा ना, मतलब दोनों बराबर है तो भुजा गुणा भुजा कह देते हैं बस में। ठीक है, तो दो बार बढ़ेगी, एक बार 40%, एक बार 30%, मतलब कोई संख्या है वो दो बार बढ़ाओगे, एक बार 40% और एक बार 30% है, तो उसका अपने पास सीधा सा रूल है, तो 40 गुणा 30 बटे में 100, यही होता है। ठीक है, इसको सोल्व करोगे 70 प्लस के कितना होगा, 4×3 = 12, तो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा प्यारे दोस्तों, 82%। तो 82% एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि करने पर, चौड़ाई में 20% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत तक कमी आएगी। ठीक है, तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा तो लंबाई और चौड़ाई पर ही डिपेंड होगा। अगर एक लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहे हैं और चौड़ाई में 20% की कमी कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल मतलब कोई संख्या है क्षेत्रफल, वो लंबाई के कारण 20% बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। चौड़ाई के कारण कम हो रहा है, चौड़ाई कम होगी तो क्षेत्रफल कम होगा। कितने कितने परसेंट, 20 और 20, है ना। तो हम फार्मूला लगा देंगे यहाँ, 20 माइनस के 20, जो कम हो रहा है उसको माइनस में लिखेंगे, जो बढ़ रहा है उसको प्लस में लिखेंगे, और माइनस प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है, 20 गुणा में 20 बटे में 100। ठीक है, आप एक्स और वाई मान के कर सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आंसर यही आएगा। तो आप जल्दी से जल्दी आंसर देने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4% की कमी आएगी। ठीक है, तो कमी इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 4% की कमी आएगी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम करनी होगी, इसका क्षेत्रफल पूर्व रूप से बना रहे। तो ये कह रहा है कि एक आयत है ना, उसकी लंबाई कितने परसेंट बढ़ा दी, 60% वृद्धि कर दी। इस कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी क्षेत्रफल होगा ना, वो लंबाई 60% बढ़ गई तो क्षेत्रफल भी 60% बढ़ जाएगा सीधा। ठीक है, 60% बढ़ गया तो 160/100 इतना हो जाएगा। लेकिन अब वो क्षेत्रफल ही रहना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा, उतना ही होना चाहिए। तो किस रेशियो में चौड़ाई को कम किया जाए, चौड़ाई को इस रेशियो में कम करेंगे भाई, इसको काटना पड़ेगा ना पूरे को। ठीक है, तो चौड़ाई को इस रेशियो में कम करना पड़ेगा, 160 को 100 रेशियो में, इस रेशियो में 160 को कितना बनाना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा। या ठीक है ना, मतलब कितना कम करना पड़ेगा, 160 के ऊपर 100, जैसे यहाँ 80 हो गया तो यहाँ 50 हो जाएगा, रेशियो यही रहेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा, 60, किसको, 160 को, तो गुणा में 100%, इतने प्रतिशत जो है कमी करनी पड़ेगी। 4 0 से 0 कटी थी, 4 चौक 100 25। ठीक है, और 2 3 25 के अब 70/2 हो जाएगा, 70/2, और कितना प्रतिशत आ जाएगा, 37.5% हो जाएगा। कितना कम करना पड़ेगा, 37.5%। या आप ऐसे कर सकते हो, मतलब देखो क्षेत्रफल है ना, है तो गुणा लंबाई और चौड़ाई की। ठीक है, यानी किसी संख्या को एक बार 60% बढ़ा के, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल है, वो एक संख्या है, उसको कितना बढ़ा दिया, 60% बढ़ा दिया। अब कितना प्रतिशत घटाएं उसको, कितना प्रतिशत घटाएं उसको, जैसे कि वो पूर्व जो संख्या थी एज इट इज आ जाएगी अभी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई संख्या 100 है, क्षेत्रफल 60% लंबाई बढ़ाई तो 160 हो गया, वापिस कहाँ लेके आना है उसको, 100 पे लेके आना। तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन करो उसको सोल्व, कितनी कम करनी पड़ेगी, 60 कम करनी पड़ेगी, कितने के ऊपर, 160 के ऊपर, क्योंकि लंबाई बढ़ाने के बाद तो 160 हो गई ना वो। तो इसको सोल्व किया हमने, कितना आया प्रतिशत में, 37.5% वृद्धि आई, तो 37.5% आपका आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वृत्त में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। भाई 50% वृत्त की जिक्र हुआ था 1 मिनट 2 मिनट पहले। ठीक है, पिछले 2-3 क्वेश्चनों में। तो रेडियस है ना, रेडियस देखो क्षेत्रफल में है ना, कोई भी भुजा, आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है ना, चाहे वृत्त है, तो दो लंबाइयां आपस में मल्टीप्लाई होती है। जैसे आयत का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, आर। अगर हम रेडियस को 50% बढ़ा रहे हैं तो ये पूरी संख्या 2 बार बढ़ेगी, क्योंकि आर गुणा आर। ठीक है, 50% बढ़ेगी भाई, एक बार रेडियस 50% बढ़ी, 150/100 रेडियस का, तो दूसरी रेडियस भी वही रेडियस है, लेकिन 2 बार मल्टीप्लाई होती है ना क्षेत्रफल में, तो वो 2 बार बढ़ेगी। कोई संख्या 2 बार 50% बढ़ेगी, तो उसके लिए तो अपने पास फॉर्मूला है डायरेक्ट। ठीक है, ये 25 का कहाँ से आ गया, ये 50 गुणा 50/100 था, 100 की 2 जीरो, 50 वाली 2 जीरो से कट गई और 25 आ गया, तो 125% वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो जाएगी मेरे दोस्तों, 25% वृद्धि हो जाएगी। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमने क्षेत्रफल के भुजा कम कर दी, बढ़ा दी, रेडियस कम कर दी, रेडियस कम कर दी, इस प्रकार से क्षेत्रफल कम ज़्यादा होगा और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी गोले की त्रिज्या, अब गोला आ गया, देखो गोले की त्रिज्या 50% की कमी आ गई, गोले की त्रिज्या में 50% की कमी आ गई, तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया ना, तो 2 बार घटे बढ़ेगा, सीधी सी बात है, घट रहा है तो 2 बार घटेगा, बढ़ेगा तो 2 बार बढ़ेगा। और अगर यहाँ आयत वगैरह या मतलब क्यूबॉइड वगैरह होती, जैसे अलग अलग भुजाएं होती तो कम ज़्यादा करते, लेकिन जो गोला है, वृत्त है, उनकी तो जो भुजा होती है उसकी रेडियस ही होती है भाई, रेडियस ही कम ज़्यादा होगी तो उसी से प्रभाव पड़ेगा उसके क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पे पड़े या फिर उसके आयतन पे पड़े, गोले के केस में जैसे। तो क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी, तो जो गोले का आयतन का, अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद भी नहीं है ना, तो क्षेत्रफल के नाम पे इतना तो याद कर सकते हो कि रेडियस है ना 2 बार गुना में होगी, ठीक है भाई। वैसे तो टोटल जो इसका गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो 4πr² होता है, लेकिन 4π से कोई मतलब नहीं है, तो कॉन्स्टेंट इनकी वैल्यू पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव तो पड़ता है रेडियस पर, तो रेडियस r² होगा, मतलब 2 बार बढ़ेगा, है ना, 2 बार कम होगा, ठीक है। तो 50 माइनस का 50, माइनस 50 और प्लस का 25, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा क्या बताया हुआ है, प्लस होती है भाई, ठीक है। तो 50 गुणा 50/100 करोगे तो माइनस के 100 प्लस के 25, तो माइनस का कितना है भाई, माइनस का 75 है, तो कितने प्रतिशत जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा, 75% की कमी आ जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 अर्धव्यास मतलब रेडियस त्रिज्या कितनी कितनी दे रखी है भाई, है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर वाली ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई जाती है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा, तो नई गेंद जो होगी ना, ठीक है, उसकी रेडियस पूछी है, नई गेंद होगी उसकी रेडियस पूछी कितनी होगी, चलो देखते हैं कितनी होगी, देखते हैं। तो इसमें ये पूछा है, ये तीन गोले दिए हुए हैं, अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदें दे रखी है, 3, ठीक है। तो आपको ये पता है कि जो इनका मटेरियल है ना, 25% सामग्री नष्ट होगी, तो इनका ये बोले है ना 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली अर्धव्यास वाली, तो इनका जो टोटल मटेरियल है ना, उसका 75% मटेरियल ही में बड़ी गेंद बनाने में यूज होगा, क्योंकि 25% तो नष्ट हो गया, ठीक है। तो 75% इसका, तो उसमें हमने इसका वो निकालना है, रेडियस निकालनी है। तो अपने पास सीधा सीधा एक तो सीधा मेथड है और फिर मैं फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा। ये है कि जो आयतन होता है ना, आयतन में अगर 3 भुजाएं मल्टीप्लाई होती हैं और गोले के केस में तो उसकी रेडियस है तो r³ होगा, ठीक है, छोटे गोले की, तो दूसरे का r2 का क्यूब होगा, r3 का क्यूब होगा, और इस पूरे का 75%, तो 1 है त्रिज्या तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 है तो 2 का क्यूब 8 होगा, 3 है तो 3 का क्यूब 27 होगा, तो टोटल जो आयतन आ गया वो 36 आ गया, ठीक है। और इसका 75% मटेरियल यूज हुआ है, मतलब 3/4, तो 4 9 36, 27 है ना, और ये 27 किसका क्यूब है, ठीक है, 3 का क्यूब है, किसका क्यूब है, 3 का, तो जो नया गोला है उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर, ये तो सीधा सीधा, ठीक है, कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अगर हम फॉर्मूले से करना चाहें, फॉर्मूले से तो हम ऐसे करेंगे भाई, इसका फार्मूला क्या होता है, 4/3πr³ होता है, तो r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब, ठीक है, गुणा में 75/100, बड़ी बोल क्या है 4/3π कैपिटल R का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे ऐसे, तो 4/3π से 4/3π तो कट ही जाएगा, 4/3π से 4/3π तो कट जाएगा, यहाँ पर ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये r1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस 8 प्लस वही 27 है ना, और उसका 3/4 आ जाएगा, और इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाता है 27, और किसके बराबर आ जाता है r³ के बराबर, और r किसके बराबर आ जाता है 3 सेंटीमीटर के बराबर, तो यहाँ से आंसर आ गया। तो अब डायरेक्ट है ना, जो रेडियस दी हुई है ना अलग अलग गोलों की, उसी को जोड़ के उसका 75% निकाल के टोटल उनका क्यूब करके 75% निकाल के, और वो देख लो कि संख्या किसकी क्यूब आई है, वही त्रिज्या आ जाएगी बड़े गोले की, ठीक है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हमने सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत मिले, यानी 30% मत मिले, और वो कितने मतों से हार गया, 16,000 मतों से हार गया। अब 16,000 से हारने का मतलब क्या हो गया भाई,
टोटल मत तो 100% होंगे, टोटल मत तो कितने होंगे 100%। तो हार जीतने वाले को कितने मिले 70%, तो 70% तो जीतने वाले को मिले, हारने वाले को कितने मिले 30%। तो हार और जीत का अंतर जो उनका है बीच का वो 40% का, और वो कितना हार जीत का अंतर 16,000 का, यानी 40,000 जो मत हैं वो 40% जो मत हैं वो कितने 16,000 हैं। उन्होंने पूछा कुल कितने मत, कितने मत हैं, तो पूरे मत तो कितने हैं प्यारे दोस्तों 100% है। ठीक है, क्या समझ में आया कि हारने वाले उम्मीदवार को बोला है इन्होंने कि 30% मत लेकर 16,000 वोटों से हार रहा है, तो 30% मिले तो जीतने वाले को 70% मिले, तभी तो 100% होंगे। ठीक है, अब जीतने वाले को 70% मिले हैं, हारने वाले को 30% मिले हैं, तो जो हार जीत का अंतर है प्रतिशत वोटों का वो 40% का है, और वो हार जीत का अंतर वोटों की संख्या में कितना है भाई 16,000 है। तो 40% जो वोट है वो 16,000 है, तो 40% वोट है 16,000, 1% वोट है बटे में 40, और पूरे वोट तो कितने परसेंट होंगे दोस्तों 100%। तो 100 गुना 100, तो 4 चौक 16 2 जीरो, तो 4 के आगे कितनी जीरो आ गई 4, तो कितने वोट हैं टोटल 40,000, तो टोटल वोटों की संख्या आ जाएगी 40,000। जीतने वाले को पूछा होता तो 70% का मान निकाल लेते। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 7,500 मत पड़े, कितने मत पड़े हमें 7,500, 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, यानी वैध कितने हुए 80%, यानी 4/5 इसको सोल्व कर सकते हैं, ये वैध रह जाएंगे। अवैध कितना था भाई 20%, तो 80% वैध है, मतलब अवैध अगर 20% है तो वैध 80% बढ़ जाए। इसको सोल्व करेंगे 15/75, 15 चौक 60, 6,000 वोट वैध है। अब ये कह दिया आगे यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% वोट, जो वैध है ना वैध वैध का 55%, ठीक है मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 45, हारने वाले जीतने वाले को 55, तो हारने वाले को 50 से ज्यादा मिलेंगे, उसी वही तो जीतेगा मत मिले हो। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो एक को 55 मिले परसेंट मिले, दूसरे को 45% मिले हैं, तो 6,000 का 45% कितना होगा भाई, ये दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो, 6 5 30, 3 6 चौक 24 और 3 27, तो कितने मत मिलेंगे दोस्तों 2700 मत मिल जाएंगे इसको। 2700 मत मिले हारने वाले उम्मीदवार को, मतलब दूसरे उम्मीदवार को, जिसको 55% मिल रहे हैं उसे दूसरे उम्मीदवार को। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव इस चुनाव में 38 जो 68 मत है 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। चलो ठीक है, ये अवैध है, ये मतलब हार जीत में फैसला करने वाले नहीं है ये, ठीक है इनवैलिड वोट है। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% वोट, ठीक है मत प्राप्त किए जीतने वाले उम्मीदवार ने, और ये कौन किसका 52% होगा भाई, जीता है तो वो काउंट होगा, काउंट हुआ तो वैध मत है, वो वैलिड वोट है। ठीक है ना, तभी तो वो काउंटिंग हुई उनकी, और वह 98 मतों से जीता। तो दूसरे को कितने मिले होंगे भाई 48%, जो वैध है ना वो तो अपने आप में 100% होंगे ना, टोटल का तो वो चलो पता नहीं कितने परसेंट होंगे, 68 घटाने के बाद आएंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि जो वैध है ना अपने आप में वो 68% 100% है, 100% में से 52% जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को मिले 48%, तो वैध मतों का 4%, हार जीत का अंतर कितना है 98, तो वैध मतों का जो 4% है वो हार जीत का अंतर है, वो 98 वोट है। तो कुल कितने मत पड़े, तो देख लो, तो जो वैध मत है ना वो 1% कितने होंगे 98/4, और वैध मत तो अपने आप में 100% है, वैध वैध तो उसको सोल्व कर लिया 25, 4 से काटोगे तो 25 8 220, और 25 में 225 और 20 245, तो वैध मत तो है भाई 2450, और 68 जो है वैध अवैध है। ठीक है, तो टोटल वोट 4 5 11, ठीक है कितने पड़े हुए 2518 वोट है टोटल 2500, ठीक है 18 वोट टोटल वोट है, उनमें से 68 निकालकर फिर ये हार जीत का फैसला हुआ था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले। ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं, टोटल 100% वोट होंगे, एक को 55 मिल गए तो दूसरे को ओबियसली बात है भाई 45% मिले होंगे। यदि कुल मत 15,200, कुल मत 15,200 हो तथा 15% अवैध हो, तो ये जो हार जीत वाला फैसला है ना वो तो वैध मतों का होगा। 15 अवैध है 15%, तो 85 वैध होंगे। ठीक है, वैध मत होंगे तो 85% वोटों पर हार जीत का फैसला होगा, उनमें से किस घोषित कर दिया हो। तो दूसरे उम्मीदवारों को कितने वैध मत मिले, तो पहले तो वैध मत निकाल लो कितने हैं देखो। ठीक है, जीरो काटना ये होगा, तो कितना हो जाएगा 100
85 गुणा में, सॉरी 152 गुणा में 85, इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको 152 गुणा 85 को 17 पंजे 85, 17 गुणा 5 लिख लो और 17 से गुणा कर लो, फिर 5 से गुणा कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 3 17 पंजे 85 और 3 88, 17 कम 17, 17 और 8 25 गुणा में 5, ठीक है। इसको सोल्व करोगे और इसका 55% किसको मिला है, 45% हारने वाले को। ये कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितने मिले, भाई वैध कर दिए हैं, दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितने मिले, तो 45%, इसका 45% यही निकाल लो, वैध मतों का 45% यहाँ से, ठीक है। सोल्व करोगे 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 में 45, 4 से काटोगे इसको, 4 6 24, 4 चौक 16, 2 4 6 24, ठीक है। तो 646 गुणा में 9, तो 9 6 54, 5 9 चौक 36 और 5 41, 4 और 9 6 54 और 4 58, तो कितने मिले भाई, 5814 वोट मिल जाएंगे, तो 5814 ऑप्शन डी। तो ये उसको मिले हैं जो हारा है, दूसरा उम्मीदवार है, हारने वाले को, ठीक है, हारने वाले को। क्लियर है, तो ध्यान से समझ लीजिए, इसको क्वेश्चन को रिपीट करके देख लो, चाहिए समझ आना चाहिए आप लोगों को, और मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ठीक है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत गया, तो एक उम्मीदवार को 71% वोट मिले हैं, तो दूसरे को 29% मिलेंगे, तो हार जीत का जो अंतर है उनका कितना हो जाएगा, 42% का, और वो जो 42% मत है वो कितने, 756, क्योंकि 7, वो हार जीत का जो अंतर है परसेंटेज का, तो वो कितने प्रतिशत का है, 42% का, और वोटों में कितना है, 756 का, तो 756 वोट हो जाएंगे, ठीक है, 42%। तो चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है, टोटल मत तो भाई 100% होंगे, टोटल मत तो कितने होंगे 100%, तो 42% है 756, 1% है बटे में 42 और 100% है गुणा में 100, ठीक है। तो सोल्व कर लो इसको, 7 6 42, 7 से काट दिया, 7 कम 7, 7 0 0, 7 8 56, फिर 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 6 8 48, 18 गुणा 100 1800, ठीक है। तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे भाई, 1800। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% अवैध मत हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत, ठीक है, कितने वैध मत मिले, तो वैध मत ही मिलेंगे भाई, वैसे तो अवैध। तो इसमें क्या हुआ, जो हैंग हो जाता है कई बार, 2 उम्मीदवार, तो जो वैध मतों का है ना, जीतने वाले को 52% मिले हैं, कितने परसेंट मिले हैं, 52%, जीतने वाले को 52% मिले हैं, तो हार को 48% वैध का कितने परसेंट मिलेंगे, 40%, तो हार जीत है ना 4%। चलो वो देख लेते हैं अब, यदि कुल मतों की संख्या कितनी है, 8400 है, 8400 है, दूसरे उम्मीदवार को वैध मत का कितने मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को 48% मिले हैं, लेकिन 25% वोट जो है वो है, तो इसका 25% अवैध है, तो 50% बचे वैध। तो इसमें से इन वोट है ना, जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको 48% मिले हैं, तो इसका 48% उसको मिले हैं, ये ज्ञात कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये तो अलग अलग निकाल के वैध टोटल 75% निकाल के इसका, और फिर 45% निकालना, नहीं तो एक में कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो 25 75, 25 चौक 100, 4 से काटोगे, 4 दूनी 4 एकम 4, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे आप लोग, 45 दिया 135 गुणा में 21, और सोल्व करोगे 21 पंजा 105, 10 21 दिया 63 हो जाएगा, 63 10 73, 7 21 एकम 21 और 7 28, तो टोटल जो 45% वाला दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे, 2835, तो 2835 तो इसमें कहीं है नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2835, यही हो रहा होगा कैलकुलेशन में कहीं अगर हमने गड़बड़ नहीं की है तो, ठीक है। तो ये जो ये कह रहा है कि बाउंड कुल मतों के 25% अवैध हैं, तो 25% अवैध है तो 75% वैध हो गए 8400 में से, यदि कुल मतों दूसरे उम्मीदवार एक को 52 मिले तो 48, अरे 48% हो गई, लेकिन इसको ये 45 नहीं है 48 है, ये हमने गलत लिख दिया थोड़ा सा, इसको ध्यान से देखो, 8400 गुणा में 75/100, ठीक है। तो कुछ डाउट
लगे 48%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 तिया 75, 25 चौक 100 और 12 चौक 48। ठीक है, अब इसकी गुणा करो, 4 तिये 12, 1 8 तिया 24 और 25 में 12, 12 2 24, 12 15 2 62, 30। ठीक है, 3024। तो ये हमने, ये 45% नहीं था, ये 48% था, तो इसका, ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 3024। तो 3024 जो है ये ऑप्शन सी दिया नहीं होगा आंसर। आंसर क्या होगा 3024। ये 48% था, हमने 45 लिया था, इसलिए गलत उत्तर आ गया था। ठीक है, थोड़ा सा ये इस लेना पड़ेगा कैलकुलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, ठीक है, 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अंतर क्या है? देखो प्यारे दोस्तों, इसमें है ना, लड़के क्वेश्चन लड़के और लड़कियों का कक्षा की बात होगी। कक्षा में ना विद्यार्थी होंगे टोटल 100%, लड़के भी और लड़के भी टोटल आगे विद्यार्थियों को लेके चलेंगे। इसमें कितने होंगे 100% होंगे। क्लियर है। और इसमें कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या में अनुपात बताना है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का 16 का। 16 का डिफरेंस कब है दोस्तों? अगर ऐसे डिफरेंस निकालना हो ना कभी भी, आप जितना परसेंट कम हो वो घटा और उसको 2 से भाग कर लो, फिर कितना होगा। अब इसमें है ना, इसमें आप क्या करोगे 42%, दोनों 42 दोनों जगह 42 लिख दिया। ज्यादा कौन सा है? पहले लड़कों की संख्या से ज्यादा है, तो लड़कों की संख्या कितनी ज्यादा है 16% है, तो उसमें जिसको जो ज्यादा है ना उसमें जोड़ देगी, कितना हो जाएगा 58। यानी 58% लड़के हैं, 42% लड़कियां हैं उसमें। प्लस रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रतिशत किस, और ये 58 होते हैं, 2 से काट दिया तो 29/21 आ जाएगा। लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 29/21। कक्षा की बात हो रही हो, लड़के लड़कियों की बात हो रही हो, तो उनको कितना परसेंट लेके चलोगे? एक कक्षा के बच्चों को, टोटल लड़के और लड़कियों को 100% लेके चलोगे। अब कह दिया तब प्रतिशत ज्यादा है, तो ये एक 60 हो जाएंगे, एक 40 हो जाएंगे, 40% हो जाएंगे, 60% हो जाएंगे, अंतर 20% का हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगी 3 केस में। क्लियर है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हमने करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64%, 52%, 64% एक ने, रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के ये 74 है थोड़ा सा, ठीक है 74% है अंक प्राप्त किए, तथा यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 है, अधिकतम अंक कितने होंगे 750, तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? औसत प्राप्तांक पूछे इन्होंने कितने होंगे, तो औसत का मतलब टोटल जो इन्होंने गेन करे हैं, टोटल का कितना है, टोटल अंकों का कितना है औसत बताना है। टोटल अंक जो इसमें भी कितने प्राप्त करे, इसमें कितने टोटल जो अंक है ना, सबको सारे अंकों को जोड़ के हम कितने भाग करें, तो 750 अंकों अगर प्रतिशत हम देखें, ये 52% निकालें एक बार 64% निकालें एक बार, इसका 74% निकालें, तो आप इनको सबको जोड़ लो, उतने परसेंट एक साथ निकाल लेंगे। आप कैसा कर सकते हैं, 52 एक को मिले हैं, 64 एक को मिले, 75 एक को मिले, 4 4 8 कितने टोटल 10 1 6 6 12 18 19 190, यानी 190% अंक होंगे तीनों को मिला, तो 190% अंक होंगे कितने, इतने होंगे। ठीक है, 19 पंजे 95, ठीक है 9 और 19 133 और 9 142, इतने तीन को मिला के मिले हैं। प्रत्येक को कितने मिलेंगे औसतन, औसत इन्होंने, तो 3 चौक 12, 2 3 7 21, ठीक है 1 3 पंजे 15, औसत कितना हो जाएगा 475 का। यहीं पर 3 से भाग कर देते और यहाँ भी कर लो, चाहिए कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पर वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक जिले की जनसंख्या 2,96,000, एक जिले की संख्या है 2,96,000, जिनमें से 1,66,000 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी वो देख लो। 1,66,000, जरूर महिलाओं का काम अगर कुछ जीरो, ठीक 1,30,000 महिलाएं, कुल पुरुष कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, तो 2,96,000 है ना, 50% शिक्षित है, मतलब इनका आधा, 2 चौके 8 16, 1,48,000 शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो, पुरुष कितने दे रहे हैं, पुरुष हैं 1,66,000, 1,66,000 पुरुष हैं और इसका 70% शिक्षित है,
तो शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई? कितनी आ जाएगी? 1,66,000 का 70%। 2 जीरो, 7 6 42, 4 7 6 42 और 4 46, 4 7 53 7 और 4 11, 1,16,200 पुरुष शिक्षित। कुल शिक्षित है 1,48,000। तो इन्होंने पूछा शिक्षित क्षत्रियों की संख्या कितनी है? टोटल है ना, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 50% शिक्षित है, तो वो 1, और पुरुष 2,96,000 में से 1,66,000, 1,66,000 पुरुषों का 70% शिक्षित है, तो 1,16,200 आया। टोटल पढ़े लिखे हैं लड़के और तो पुरुष और महिलाएं दोनों मिलाकर 1,48,000। उसमें से पुरुष कितने हैं पढ़े लिखे? 1,16,200। तो स्त्रियां कितनी होंगी इसमें? तो 1,16,200 माइनस कर देंगे, वो स्त्रियों की संख्या 8 हो जाएगा, 7 में से 1 हो गया, कितना बचेगा 3। 31,000 स्त्रियां हैं वो शिक्षित हैं। तो यहाँ इस प्रकार से ऐसे ही करना पड़ेगा। 31,008। और तो क्या ऑप्शन अपने पास? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई है। 605 टॉफी है टोटल में, ठीक है, बराबर बराबर बांटी गई है। देखो कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। कुल बच्चों की संख्या के मतलब अगर जैसे 100 बच्चे हैं तो एक बच्चे को उनका 20% मतलब 20-20 टॉफी मिले, ठीक है। टोटल किया कितनी टॉफी मिल जाएगी, बच्चे को कितनी टॉफियां मिले, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, ये कहना है कि 605 का। तो जो रेशियो है ना वो क्या हो जाएगा? 20-15 20 एकम 20, 5:1 में मिले। अगर 5 बच्चे हैं तो एक टॉफी मिलेगी। टोटल कितनी टॉफी मिलेगी? 5, ठीक है। अगर 10 बच्चे हैं तो एक को 2 टॉफी मिलेगी, तो 10 का 20% 2 होगा, तो टोटल टॉफी कितनी मिलेगी? 20 टॉफी बन जाएगी। ऐसे 30 है तो गुणा में 6 टॉफी मिलेगी एक बच्चे को, क्योंकि 30 का 20% 6 होगा, 6 15 6 18 180 टॉफी मिल जाएगी। इस प्रकार से होगा। इसमें से आप ऑप्शन उठा सकते हो कि जैसे बच्चे को 11 टॉफी मिली, मान लो 11 टॉफी मिली और 11 पंजे, क्योंकि 5 गुणा बच्चे तो मिले, 5 गुणा बच्चे होंगे भाई। 20% का मतलब यही है 100 बच्चे हैं और 20% बच्चों की संख्या का 20% के बराबर, तो 100 का 20% कितना होगा? 20, यानी बच्चे को 20 टॉफी मिले। तो इसका रेशियो देखेंगे तो कितना आएगा? 5:1 है। अगर प्रत्येक बच्चे को 1 टॉफी मिली है तो बच्चे 5 हैं, 2 11 टॉफी मिली है तो बच्चे 55, 11 पंजे 55। इनकी गुणा करके देखते हैं, ठीक है, कि कितनी मिली, क्योंकि टॉफी 605 दे रखी है, तो इनकी गुणा करते हैं तो 605 आ जाता है, पर 11 टॉफी मिलती है। ये तो हुआ ऑप्शन से, तो 11 टॉफी प्रत्येक बच्चे को मिलेगी, 605 आ गया अपना। और दूसरा तरीका क्या है? प्रत्येक बच्चे को मान लो टॉफी मिलती है x, तो बच्चे कितने होंगे? 5x, क्योंकि 5 गुणा। टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? 5 के बराबर है ना। अगर 5x बच्चे हैं तो एक बच्चे को x टॉफी मिलेगी, 121, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 100, और x का मान कितना आ गया? 11। तो यही टॉपी मान के चले थे, ऐसे भी याद कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 11 आ रहा है ऐसे भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी अधिकतम ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। 1/8 वृद्धि, मतलब जो भी है, जो भी उसकी XYZ जितनी भी ऊंचाई है उसका 1/8 वृद्धि होने का मतलब वो 9/8 हो जाती है। 8 के ऊपर एक वृद्धि होगी तो 9/8 होगी, हर साल ऐसे होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है, 8 मीटर है, x की जगह यहाँ पर 8 हो जाएगा जैसे मीटर हो, तो 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी कितनी के बाद, ऐसा नहीं कि कितनी हो जाएगी, कितनी वृद्धि होगी, मतलब 8 माइनस करेंगे जो वृद्धि हुई, वृद्धि होने के बाद टोटल जो होगी उसमें कितना माइनस करेंगे? 8। एक टाइप से चक्रवृद्धि ब्याज का जो चैप्टर होता है उस प्रकार से, उस कंसेप्ट से के बेस पे क्वेश्चन आ गया है। तो देखें, तो यहाँ पर देखो प्रश्न कितनी हो जाएगी? जैसे 8 है शुरुआत में, पेड़ की ऊंचाई जो है वो 2.5 तक बढ़ेगी, कितने कितने परसेंट? 1/8 बढ़ेगी, 8 है तो 1/8 बढ़ने का मतलब 8 1 बढ़ेगी तो 9 हो जाएगी, तो अगले साल हो जाएगी 9/8 हो जाएगी, उससे अगले साल 9/8, फिर 2 वर्ष में तो इतनी हो जाएगी ऊंचाई जो है, इतनी हो जाएगी, उसमें से 8 का तो वो आंसर आ जाएगा 2 वर्ष के लिए। तो लेकिन 2.5 वर्ष से बोला, वर्ष का जैसे 2 साल तो 8 से 9 होगी, 8 से 9 होगी, साल जो बढ़ेगी वो आधी बढ़ेगी, जैसे 8 पर 9 नहीं बढ़ेगी, 8 आधा बढ़ेगी,
नहीं पूरी 8 से 9 होगी, 8 से वो 8.5 होगी, क्योंकि पूरे एक साल में 8 होती है, आधे साल में आधा टुकड़ा बढ़ेगी 8 पर, तो 8.5 बढ़ेगी। अगर इनका रेशियो तो 17, मतलब 17/16 हो जाएगी अगले साल। कितनी हो जाएगी? 17/16। और इस शुरुआत की जो लंबाई ऊंचाई है जितनी इसको सोल्व करेंगे हम, कितना हो जाएगा? 8 से 8 कटेगा, और नेम 81 गुणा में 17, ठीक है। और एल्शियम कितना आ जाएगा? एल्शियम 8 गुणा में 16, क्योंकि 1 है, 8 गुणा 16 गुणा में 8 हो जाएगा भाई, 8 गुणा 16 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इनकी 8 और 16 की इधर जाके 8 गुणा 8 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। 81 और 17 की गुणा, और 8 8 64, 17 1 17 8 136 और 1 137, 137 ये हो गया 1370 माइनस 8 8 64 गुणा में 16, 64 गुणा 16 कर लोगे, 16 चौक 16 6 96 और 6 102 बटे में कितना है? 16 8 128, इतनी होगी। तो 177 में से कितना माइनस करोगे, कितना आ गया? 3 5 और 3 353, यानी 53 में 128, इतने मीटर वृद्धि होगी। 353 को कर लो 128 से, 158 256, 2 पर ही है वैसे तो आंसर, लेकिन इनमें से कोई नहीं दे दिया तो करना पड़ेगा यहाँ पर सोल्व। तो सोल्व कर लो, 7 13 में से और फिर एक 0 लगा लो, ठीक है। अगर देखो अगर इनमें से कोई भी, चलो छोड़ो वो तो बात ही, 2 ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो गए, इन दोनों में से कोई आंसर। अगर 7 पे जाएगी फिर तो ठीक है, 7 पे देख लो, 7 पे जाएगी, 7 8 56 5 7 2 5 19 7 7 8 8 से 96 14 घटाओ कितना बचेगा? कितने पे जानी चाहिए? 6 पे दे रखी है ना, 6 पे जानी चाहिए। 8 48 4 12 और 4 16 6 7, ठीक है। लगभग लगभग उस पे जा रही है। तो अगर कितनी वृद्धि होगी एग्जैक्ट तो ये नहीं होगी, 6 8 48 4 6 16 6 4 1 7 768 आ गया, 700 इसकी ये 74 था ना। वैसे एग्जैक्ट तो ये नहीं है, तो इसमें ये तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये है कि हाँ नियरेस्ट आ रहा है, नियरेस्ट आ रहा है। पहले 5 पे जाएगा, मतलब फिर 7 8 पे जाना चाहिए, तो नियरेस्ट आ रहा है। लेकिन एग्जैक्ट अगर जाता फिर तो आंसर ये होना चाहिए बुक में, मतलब यही हुआ जैसे वैसे तो आंसर में तो, लेकिन मेरे हिसाब से इनमें से कोई नहीं दिया हुआ ना, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। इसको भाग करते हैं, जैसे 5 पे जाएगा, फिर 6 पे 7 पे ऐसे जाएगा, तो एग्जैक्ट तो नहीं है, ठीक है। इसमें ये आना चाहिए था कि अगर एग्जैक्ट भाग हो रहा है फिर तो इनमें से कोई नहीं था, कोई और देना चाहिए था। तो इस पे ऑब्जेक्शन लग सकता है इस क्वेश्चन पे कि भाई, मतलब अगर एग्जैक्ट 2.76 आ रहा है और यहाँ पर लगभग नहीं क्वेश्चन नहीं है, तो हम ये आंसर दे सकते हैं। और अगर बोर्ड की तरफ से मतलब जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है जटिल, तो इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, अगर एग्जैक्ट ये नहीं आ रहा है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया हुआ, तो ठीक है। तो अब मतलब नियरेस्ट आ रहा है तो ठीक है, इसको मान सकते हो आप लोग, जब ये ऑप्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो ये। बाकी सोल्व इस प्रकार से करेंगे, ये आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 में पहले 10 किलोग्राम गेहूं खरीद सकता है, पहले से 10 किलो अधिक खरीद सकता है। कितनी आ गई 20% की, यानी 600 रुपए में पहले खरीदता था ना, उसके 20% रुपए तो बच गए उसके, और पहले कितनी होगी और रुपए बच गए 20 रुपए, और उसमें कितने ज्यादा अधिक गेहूं खरीद लिया उसने 10 किलो, 10 बचे, गेहूं एक्स्ट्रा आ गई, यानी 12 रुपए आगे घट गए। पूछा क्या है, गेहूं अधिक खरीद सकता है, भाव में करने के बाद भाव 12 रुपए है, क्या पहले 80% में ही आ गई,
20% भाव कम हो गया है ना, 80% में आगे बच गए 20%। 20% कितने 600, 120 रुपये। उस रुपये में उसको 10 किलोग्राम गेहूं एक्स्ट्रा मिल रही है। गेहूं का मूल्य तो कितना आ गया 12 रुपये आ गया। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, ठीक है, 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दो खेल खेलता है, या तो खेलता है या फुटबॉल खेलता है या फुटबॉल दोनों खेलता है। मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं खेलता, ठीक है, ऐसा है क्या? चल देखते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी, इनमें से प्रत्येक मतलब कोई, प्रत्येक मतलब सभी में से, ठीक है, प्रत्येक लड़का, हर लड़का हॉकी कोई, मतलब इससे ये होगा कि कोई लड़का ऐसा है जो कुछ भी खेल ना खेल पाए। 75% लड़के हॉकी खेलते हैं 75%, ठीक है, 75 हॉकी का। 45 लड़के फुटबॉल खेलते हैं, 45% 100 में से, है ना। अगर ये ज्यादा कुछ ऐसे हैं तो 45 और 75 टोटल प्रतिशत में जोड़ो तो, क्योंकि टोटल बच्चे प्रतिशत में होंगे ना, वो तो 100% होंगे। और ये हो गए 45% और 75, 100 कितने हो गए भाई? 120% होंगे, ठीक है, 120% होंगे। तो 20% एक्स्ट्रा हो गए। इसका मतलब 20% ऐसे बच्चे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, ठीक है। 20% ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, दोनों खेल खेलते हैं। तो 20% खेलते हैं कितने का? टोटल तो 600 है, 600 में से 20% दोनों खेल खेलते हैं, 6 दूनी 12। तो 120 ऐसे लड़के हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक घर में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी में से अवश्य पीता हो, मतलब कुछ न कुछ तो, मतलब या तो चाय पीता है या फिर वो पीता है, एक तो जरूर पीता है। टोटल जो कर्मचारी हो ना वो 100% होंगे। और यहाँ पर जोड़ हैं 116% हो गए, यानी 16%, यानी 16 कर्मचारी ऐसे दोनों पीते हैं। वो ये चाय भी पीते हैं, चाय आती है तो, और कॉफी भी पी लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 40 ये से पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफी दोनों पीते हैं। भाई 100 में से तो 16 पीते हैं, मतलब 16% कर्मचारी ऐसे हैं जो हैं 40 से, 16% कर्मचारी 40 से, 40 कर्मचारी ऐसे हैं चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। वो कितना है? 16% है। तो 16% कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं और उनकी संख्या 40 है। कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी? कुल कर्मचारी तो भाई 100% होंगे, 40 कर्मचारी वो 16% है, भाग 16%, ठीक है। इसको सोल्व कर लो। 16, 8 पंजे 40 और 2 पंजे 10, 250 ऐसे कर्मचारी जो उस संस्था में काम कर रहे हैं, वहां कार्यालय में काम कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में उत्तीर्ण हुए, फेल हो गए। 35% फेल हो गए और 42% दूसरे विषय में फेल हो गए। 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, ठीक है। वो 15 यहाँ भी है, वो 15 यहाँ, ठीक है। यदि विद्यार्थियों की संख्या 2,500, ठीक है, तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए? देखो यहाँ से एक बात तो समझ आ रही है, 35% विद्यार्थी हैं एक विषय में, 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में पास हो रहे हैं। और इनमें 15% विद्यार्थी ऐसे हैं ना जो दोनों विषयों में फेल हैं। तो वो 15 विद्यार्थियों के नाम हटा दें तो वो एक विषय में पास हो गए, यहाँ रह गए। तो दूसरे विषय में फेल, सिर्फ एक विषय में फेल होने वाले कितने हो गए? 20। तो दूसरे विषय में पास है, दो ही तो विषय हैं, एक में फेल है तो दूसरे में पास है, दूसरे में पास है तो एक में फेल है। तो ये 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक विषय में फेल है। और 42 में से भी 15, वो 15 विद्यार्थी ऐसे हैं ना जो यहाँ भी है और वहां भी है, दोनों जगह से हटा देंगे उनको। यहाँ 27 है, 27 में 27% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस विषय में फेल है सिर्फ, तो दूसरे में पास है वो। तो ये टोटल विषय में फेल होने विद्यार्थी कितने हो गए भाई? 47% हो गए 100 में से। तो 47% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ एक विषय में, तो एक विषय में फेल हो गए ना ये, तो वो एक विषय में पास है। तो फिर टोटल 2,500 है, तो उसका 47%
जो पास है या एक विषय में फेल है की बात हो जाएगी। एक में सब दूसरे दूसरे में पास है तो पहले में फेल। 25 7 175, 25 7 175 7 17 और 25 चौक 100 और 17 117, तो 1175 भाई जो सिर्फ एक विषय में फेल है या एक विषय में पास है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने ग्राहकों से 15% अधिक मूल्य लेता है, मतलब 100 से 100। एक ग्राहक ने सोफा सेट 9,039 रुपए में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा? 15% मूल्य अधिक क्या है, तो ये 115% का मूल्य है ना, 115% का मूल्य है। तो 115% से 115% कट जाएगा, 100% कितने उसमें दुकानदार ने उसको खरीदा था? 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 से काट लो, 23 दिया 69, 21 बचेगा 7, 6 बचेगा ना, 23 69। ठीक है, तो ये हो जाएगा 393 गुना 20, तो ये आ जाएगा 0 3 दूनी 6 9 दूनी 18 4 1 7, 7860 रुपए में खरीदा हुआ 7860, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, 100 कितनी होगी? इसके बाद उसमें 10% की वृद्धि की गई, कितनी होगी? प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। संख्या अगर 100 है ना तो एक कम है, लेकिन वो कम कितनी होगी? 50। प्रारंभिक संख्या क्या है? तो 50 गुना हो जाएगी प्रारंभिक संख्या, क्योंकि एक का अंतर आया, सिर्फ 100 है तो 10% घटाकर 10% बढ़ाने से तो एक ही कम हुई, लेकिन 50 हो गई, कितने गुना है फिर संख्या? 50 गुना, तो कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों? 5000 हो जाएगी 50 गुना। इस क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन ए। तो प्यारे दोस्तों ये थे अपने परसेंटेज के कंप्लीट क्वेश्चन, और हमने, मैं मानता हूँ कि बड़े ईमानदारी से सभी क्वेश्चनों को हमने सोल्व करवाया है और आपके समझ भी आएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि यदि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा है और कुछ सीखने को मिला है तो अपने चैनल को एक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सभी चैप्टर इसी प्रकार से आएंगे, किसी चैप्टर को हम इस बुक में से छोड़ने वाले नहीं हैं, सभी क्वेश्चन हम करेंगे, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। इजी है, एवरेज है, टिपिकल टाइप है, कैसे भी क्वेश्चन है, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है। RS अग्रवाल में बहुत अच्छी बुक है, मैक्सिमम बुक बच्चे मतलब शुरुआत करते हैं जो बच्चे तैयारी की, तो ज़्यादातर बच्चे यही बुक खरीदते हैं। एक्स्ट्रा बुक मेरे हिसाब से मैं कह दूँ कि मेरे नोट्स बना के दे दिए मैंने, तो ऐसा कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलता है इतना, क्योंकि ये बुकें जो हैं ये काफ़ी मतलब दशकों से चली आ रही हैं, तो उन्होंने जो डाटा तैयार करके दिया है तो बहुत अच्छा डाटा है ये। इसमें से क्या निकालेंगे और क्या इसमें ऐड करेंगे, बहुत अच्छी बुक है। तो इसका सोल्यूशन है, यदि आपको अच्छा पसंद आया है तो एक तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, लाइक के साथ साथ कमेंट किया करो, कमेंट में बताया करो। मैं एक दो भी कमेंट आ जाता है तो मैं सोचता हूँ मतलब अच्छे कमेंट आते हैं जैसे, तो मोटिवेशन मिलता है उससे, ये लगता है कि हाँ यार और अच्छा सोल्यूशन देंगे इनको, बड़ा अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो और अच्छा होता है फिर। ठीक है, तो इसको अपने चैनल को जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, तो ये था अपना परसेंटेज का चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो तब तक के लिए खुश रहिए, थैंक यू।